दोस्तों नमस्कार। जुलाई का महीना आने वाला है। पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। इस बार उसकी एनिवर्सरी है और ये कहा जा रहा है कि इस बार बांग्लादेश में जुलाई डिक्लेरेशन के नाम से एक घोषणा की जाएगी। इस घोषणा का पर्पस ये होगा कि जो अभी तक बांग्लादेश में हुआ वो सब गलत हुआ था। अब हम बांग्लादेश को नए सिरे से बनाएंगे। ये है मकसद जुलाई डिक्लेरेशन का। इसमें क्या डायमेंशंस होंगे और किस तरह से भारत के लिए एक सिरदर्द बनने वाला है, इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे ताकि आपको डेवलपमेंट्स पे नजर बनी रहे। सबसे पहला जो एजेंडा है जुलाई डिक्लेरेशन का, उसमें यह कहा गया है कि जो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन होता रहा बांग्लादेश के अंदर, उसको नहीं होने देंगे। अब हर बांग्लादेशी को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमें जो 1972 में आजादी के बाद जो संविधान बना था उसको बदलना होगा, क्योंकि उसने अभी तक बांग्लादेश में फासिज्म को जिंदा रखा है। ये कहना है आज की सरकार का, और ये सरकार इलेक्टेड सरकार नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिए। ये इम्पोज्ड सरकार है, और जब आप एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो आप कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और ये बात मोहम्मद यूसुफ को पता है कि आपके पास जन आधार नहीं है, तो अगर चुनाव होता है तो जो सत्ताधारी हैं अभी बांग्लादेश में, उनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलें। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो उसमें साल 2 साल लगेंगे। तब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे, और जब तक आप वो चुनाव नहीं कराएंगे तब तक आप सत्ता पे काबिज रहेंगे। ये है पूरा एजेंडा। दूसरा, इनका ये कहना है कि जुलाई डिक्लेरेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उनसे कंसल्ट करेंगे। अब बांग्लादेश के अंदर मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की। अब वो चाहेंगे कि वहां पे जितने भी मुस्लिम कानून हैं वो लागू हो जाए। इसका मतलब ये है कि वहां माइनॉरिटीज के लिए और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जैसे पाकिस्तान में। ये बात भी अब हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो ये कि जो अभी तक इलेक्टेड पार्टियां थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, या जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका अस्तित्व भी सवालों के घेरे में आ जाएगा, क्योंकि उनको भी अब या तो शरिया के हिसाब से मानना पड़ेगा या जो सरकार कहेगी वो मानना पड़ेगा। और किसी भी इस्लामिक देश में अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं पे भी डेमोक्रेसी या इलेक्शन नहीं होते हैं, वहां पे राजशाही है। और जैसा अक्सर कहा जाता है, इस्लामिक कल्चर के हिसाब से या तो आप सत्ता में हैं या आप विरोध में हैं। मतलब बीच का कंसिडरेशन जो एक डेमोक्रेसी में होता है वो पॉसिबल नहीं है। या तो आप हुकूमत करेंगे या आप हुकूमत के खिलाफ खिलाफत करेंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के अंदर लगातार संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। और जब संघर्ष की बात आती है तो फिर वो हथियारों से होना बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश में आने वाले दिनों में जुलाई डिक्लेरेशन के बाद अराजकता बढ़ेगी, और जब अराजकता बढ़ेगी तो यहाँ के जो क्रिमिनल्स होंगे वो बॉर्डर पार करके नॉर्थ ईस्ट में जाके या बंगाल में जाके छुपने का प्रयास करें, और बांग्लादेश के आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे वहां पे भी लॉलेसनेस बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जब बांग्लादेश में वीक सरकार होगी, इकोनॉमी डगमगाएगी, तो बांग्लादेश को किसी ना किसी का तो हाथ थामना होगा। अब बांग्लादेश के पास दो ऑप्शन है कि या तो आप चीन का हाथ थाम लीजिए या आप अमेरिका का थाम लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली जो रूलर है इस समय, जो अपने आप को बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, यूनुस साहब, वो मेरे को लगता है कि जहां तक हो सकेगा वो अमेरिका की गोदी में बैठे, क्योंकि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से उनका बहुत पुराना नाता है।
और उनको ये पता है कि अमेरिका की अगर हम गोदी में बैठ जाते हैं तो हमारे लिए कम से कम जब तक जिंदा है शायद हमारी सत्ता बरकरार है। बदले में अमेरिका क्या चाहेगा? बदले में अमेरिका चाहेगा कि बांग्लादेश उसको नेवल बेस एयरपोर्ट्स दे दे जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस को बढ़ा सके। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत खुल के अमेरिका का साथ दे, लेकिन भारत कहता है हम जरूरत के हिसाब से साथ देंगे, हर चीज में हम आपका साथ नहीं दे सकते। हम प्रिंसिपल्ड अप्रोच पे काम करेंगे, अलाइनमेंट की बात हम नहीं करेंगे। इससे अमेरिका खुश नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत वो कह रहे जो अमेरिका चाहता है, लेकिन ये भारत की मजबूरियां भी हैं और एक सुदृढ़ विदेश नीति भी है कि हम अपनी आइडेंटिटी अलग रखें, क्योंकि सब हमारे दोस्त हैं, हमें सबसे काम रहता है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका का साथ दे और किसी का साथ ना दे। ये हमने रशिया के मामले में भी देखा, ये हमने बाकी मामलों में भी देखा कि जब भी भारत कोई निर्णय लेना चाहता है उसमें अमेरिका की तरफ से दखल होना स्वाभाविक है। इसीलिए भारत पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए बांग्लादेश के चटगांव या जो म्यांमार साइड का बॉर्डर है, कोशिश अमेरिका ये करेगा कि वहां पे अमेरिका बेड़े और उनके जो जहाज हैं उनके लिए वहां पे कोई स्थान तैयार हो जाए। और बांग्लादेश के पास उस तरफ आइलैंड्स भी हैं और वहां बहुत ज्यादा फोकस बांग्लादेश का नहीं है क्योंकि वो ढाका से बहुत दूर है, तो कम से कम अमेरिकन प्रेजेंस रहेगा तो वहां कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। ये भी एक सोच हो सकती है। लेकिन भारत के लिए टेंशन ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट पे दबाव बढ़ेगा। अब वो इन्फिल्ट्रेशन चाहे म्यांमार से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, या अमेरिका कुछ वहां के जो लोकल तत्व है नॉर्थ ईस्ट में उनको उकसाए ताकि भारत यहां एंगेज रहे और पाकिस्तान की तरफ से दिमाग हट जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका बहुत बौखलाया हुआ है। उसको भारत की जो रणनीति है उससे अमेरिका का गेम प्लान काफी हद तक डिस्टर्ब भी हो गया है। इसलिए वो ये चाहेंगे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट पे दबाव बढ़े, चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हो, अनरेस्ट हो या कोई और कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत स्टेबल रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ करे। अब भारत सरकार को उसके लिए भी तैयारी करनी होगी कि किस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस तो हैं, लेकिन क्या भारत सरकार की तरफ से कोई भयंकर रणनीति ऐसी बन सकती है जिससे नॉर्थ ईस्ट सिक्योर किया जाए? क्योंकि बांग्लादेश में जुलाई डिक्लेरेशन के बाद उनका टारगेट, जैसा बार बार मोहम्मद यूनुस कह चुके हैं कि चाइना को हम नॉर्थ ईस्ट दे सकते हैं, बाकी देशों को वो कह रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, तो जब वो खुद उनको मौका मिलेगा अराजकता फैलाने का तो क्या वो चूकेंगे? सवाल ये आता है। इसीलिए दोस्तों, जो जुलाई डिक्लेरेशन है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है। इसके अलावा उनका यह कहना है कि आने वाले समय में जुलाई डिक्लेरेशन के बाद हम पॉलिटिकल सेटलमेंट भी करें। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से काम करेंगी बांग्लादेश में, इसको रीडिफाइन किया जाएगा। हम इसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। इलेक्शन से ज्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी? क्या वहां पे मेजॉरिटी इलेक्शन के लिए तैयार है या वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और उसके अलावा जो उनका ये कहना है कि हम एंटी डिस्क्रिमिनेटरी फोकस पे काम करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन कौन किसके साथ कर रहा है? जब मेजॉरिटी मुस्लिम है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मुस्लिम दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी तो कर नहीं सकती। तो कुल मिला के आपको वो शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी आपके इस एजेंडा में साथ दे। लेकिन जैसा अक्सर कहा जाता है दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जो बांग्लादेश की सरकार सोच रही है कि जुलाई डिक्लेरेशन करें और वहां पे एक नया रिफॉर्म लेके आए, मुझे लगता है भारत के लिए काफी चिंताजनक स्थिति होने वाली है। उम्मीद है भारत सरकार इस पर नजर बनाए होगी। हम भी नजर बनाए रखेंगे
आप भी नजर रखिए कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या होने वाला है, किस तरह से विदेशी हस्तक्षेप, चाहे चाइना का हो, यूएस का हो, और किस तरह से आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, उसका कहीं ना कहीं तार बांग्लादेश से जुड़ा हुआ होगा। आप भी नजर रखिए, इस पे एनालिसिस करिए, स्टडी कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।